हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा था आपको, हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के जो आपको असाइनमेंट के आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे 10th या 12th। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन हैं 10th में भी हैं तो आप उनके भी वीडियो डले हुए हैं हमारे चैनल में, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है फिजिक्स क्लास 12th हिंदी मीडियम का है, तो इंग्लिश मीडियम का पहले ही डाल दिया गया है। और जितने भी वीडियो डाले गए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। आपको एक ही वीडियो में पूरे नीचे सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, और इसके 3 उपयोग भी बताना है आपको। देखिए, इसका आंसर है, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, और जिन्होंने जिस वैज्ञानिक ने इनको डिस्कवर किया था उनके नाम पर भी इसको जाना जाता है, फूको धाराएं के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने भी देखा होगा, नदी में कहीं डीप होता है तो वहाँ पास जो पानी जमा होता है तो बिल्कुल गोल गोल घूमता है ना, चक्करदार प्रेरित धाराएं। तो वही एक इसका एग्जाम्पल बताया गया है, वही जल में उत्पन्न उस प्रकार से जो गोल गोल धारा उत्पन्न होती हैं, है ना, उसी का एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए, उपयोग हम बता सकते हैं प्रेरण मोटर में कि इसमें धातु का एक बेलन होता है जो घूमने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें रखा जाता है, और धातु के बेलन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई में परिवर्तन होने के कारण उसमें जो एडी करंट यानी जो भंवर धाराएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। जो घूमने से ही भंवर धाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति मीटर में। तो पुराने विद्युत शक्ति मीटर में एक चक्करदार धातु की चकती होती है, राइट, जो उसमें भंवर धाराएं के कारण घूर्णन करती है, मतलब उसमें भंवर धारा के कारण वो क्या करने लगती है, घूमने लगती है। नेक्स्ट है रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में। जो विद्युत शक्ति से चलने वाली जो जितनी भी रेलगाड़ियां हैं उनके पटरियों के ऊपर एक जो पावरफुल यानी शक्तिशाली विद्युत चुंबक होते हैं। जब रेलगाड़ियों को रोकना होता है तो विद्युत चुंबक को सक्रिय करते हैं, जिससे पटरियों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो ट्रेन रुक जाती है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिक्पात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा = v/h होता है। ओके, डिक्लिनेशन, इसका डेफिनेशन आप बता सकते हैं यहाँ से। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर दिशा होगी, और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो न्यून कोण एक्यूट एंगल बनते हैं उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात या केवल दिक्पात कहते हैं उसको, या फिर इसका मान स्थान स्थान पर बदलते रहता है, या जगह जगह पे इसका मान जो थोड़ा सा चेंजेस होता रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसका डायग्राम आप बनाएंगे तो ये यथार्थ उत्तर यानी ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एन और एस ये चुंबकीय सुई है जो आपको यहाँ दिख रही है, जिसके 2 ध्रुव हैं एन और एस, राइट। अब नमन कोण बनाइए आप, एंगल ऑफ डिप
किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर तल में अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, जो उसके साथ कोण बनता है, उसे उस स्थान का नमन कोण या फिर नति कोण कहते हैं। ठीक है, ये आप मैग्नेटिक नीडल्स बनाकर ऊर्ध्वाधर यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, ये टंगा हुआ है और फिर इसके बाद इसके दो नीडल्स हैं, ये जो थीटा कोण बन रहा है इसके साथ क्षैतिज दिशा में, अब ये दिखा सकते हैं। ओके, इसका डेरिवेशन देख सकते हैं फिर। ठीक है, तो डेरिवेशन अगर देखेंगे तो आप यहाँ पास मिलेगा आपको। तो मान लेते हैं कि किसी स्थान पर जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, वो I का क्षैतिज घटक H तथा ऊर्ध्वाधर घटक V ले लेते हैं। डायग्राम में आपको यहाँ नीचे मिलेगा। यदि इस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में घूमने के लिए स्वतंत्र एक चुंबकीय सुई NS को लटका दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र I की दिशा में स्टॉप हो जाएगा, मतलब ठहर जाएगी। मान लेते हैं उस स्थान पर नमन कोण क्या है, थीटा। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम में कि ये थीटा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ H हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और ऊर्ध्वाधर यहाँ पास V दिया हुआ है। ठीक है, ये चुंबकीय यामोत्तर की दिशा। तो इस प्रकार से क्षैतिज घटक, इसके जो दो कॉम्पोनेंट हैं, H बराबर पहला घटक क्षैतिज घटक I cos थीटा, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक I sin थीटा, V बराबर। ठीक है, दोनों का आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, V बाई H, I से I कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा होता है। ये आपके पास इतना ही प्रूव करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वप्रेरकत्व क्या है। किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए एक ग्राफ बनाना है, किसके बीच, चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य, और दूसरा संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा एवं धारा के मध्य। तो सबसे पहले स्वप्रेरकत्व का डेफिनेशन बता दीजिए आप कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, और इसको L से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे इसका डिराइव थोड़ा सा कर सकते हैं आप कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल I, तो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो बराबर L एक नियतांक हो जाएगा, जिसको हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसका मान कुंडली के शेप यानी आकार, आकृति और माध्यम तथा उसमें फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर मान लिया जाए इसी इक्वेशन में I बराबर 1 कर दिया जाए तो फाई का मान कितना होगा, L हो जाएगा। कि तब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंशिक रूप से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इसी में पहले पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य जो ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ये वाली जो लाइन होगी फाई और ये क्षैतिज रेखा क्या होगी I। ठीक है, इन दोनों के बीच जब ग्राफ बनेगा तो कैसा एक ग्राफ प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इसी में पूछा गया कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, जो स्टोर संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है, और धारा के मध्य ग्राफ कैसा होगा, तो उसका हम इक्वेशन जानते हैं कि U इज इक्वल टू 1/2 L² होता है, मीन्स U इज अ प्रोपोर्शनल I²। तो इस प्रकार से पैराबोला बन सकता है, यानी परवलय आकार का बनेगा। ठीक है, U और I के बीच ग्राफ। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, और एम्पियर चक्र क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट जिसको कहते हैं, उसका आंसर बताइए। चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य यानी स्मॉल m और उसकी प्रभावी लंबाई जो मैग्नेट की लंबाई होती है वो 2L के गुणनफल को उसका चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ऐसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 2L। ये एक सदिश राशि है, अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर M इज इक्वल टू M इंटू 2 वेक्टर L हो जाएगा। ऐसा यूनिट इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, बी में सूत्र m0L² T0 A। ठीक है, फिर है इसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए इसका व्यंजक लिखना था आपको। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्र A जो है क्षेत्रफल वाला एक वृत्ताकार लूप में जब धारा प्रवाहित होगी या वृत्ताकार लूप स्थित है
तो उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर एक बल आघूर्ण टाउ कार्य करता है। तो इसका एक समीकरण बन जाएगा आपके पास, टाउ बराबर आई ए क्रॉस बी और टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि किसी विद्युत क्षेत्र में E और E में P द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाता है, टाउ। तो यहाँ से टाउ P क्रॉस E करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को इसमें स्केलर में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, पी ई साइन थीटा मिलेगा। इस प्रकार से इन दोनों इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं कि m बराबर आई ए, है ना। दोनों इक्वेशन को आप बराबर करेंगे तो दोनों तरफ का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से अब यहाँ पास हम दिखा दें, उसका अदिश रूप में लिखेंगे आई ए लिख सकते हैं। और उसके बाद यदि लूप में फेरों की संख्या हमारे पास n हो तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, n का गुणा कर देंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो m इज इक्वल टू एन आई ए हो जाएगा। ये जो एन आई है यही एक्चुअल में धारा लूप का एम्पियर चक्र है, इसी को हम एम्पियर चक्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें प्रश्न अलग से पूछा गया तो उसका हम अलग से इसका आंसर लिखेंगे कि किसी कुंडली या लूप जिसमें फेरों की संख्या n तथा लूप में बहने वाली धारा I हो तो फेरों की संख्या व धारा के गुणनफल को एम्पियर चक्र कहते हैं, यानी एम्पियर चक्र बराबर एन आई हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री जो जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत नहीं मानते, क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, ये तो सत्य है, लेकिन किंतु पृथ्वी का जो क्रोड है, यानी जो आपको अलग अलग प्रॉपर्टी बताई गई है पृथ्वी की, तो जो क्रोड है अंदर का प्रॉपर्टी तो चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण यह चुंबकत्व या चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन नहीं करता या फिर चुंबकीय गुणों का भी पालन नहीं करता है, उनके जो गुण होते हैं। तो यही कारण है कि हमारे जो जियोलॉजिस्ट यानी भूगर्भ शास्त्री वैज्ञानिक जो हैं पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, E इज इक्वल टू दिया 200 वोल्ट। ठीक है, I1 इज इक्वल टू 5.0 एम्पियर एंड I2 0.0 एम्पियर, dt का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पास इस फॉर्मूले को लिखिए, E इज इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं जो जो मान रख दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ 0.0 माइनस 5.0 से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5L हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन डिवाइडेड बाई 0.1, तो पॉइंट को रिप्लेस करेंगे तो 1/10, 10 ऊपर होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। ओके, तो 50L इज इक्वल टू 200, तो L 50 से डिवाइड कर दीजिए, L इज इक्वल टू 200/50, तो कितना आएगा 4 हेनरी। ये H है क्योंकि स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।